कहानी की शुरुआत होती है नींद में डूबे ट्रक ड्राइवर से। वो अपने ट्रक में केमिकल्स का बड़ा सा लोड लेकर एक छोटे से टाउन की तरफ जा रहा था। जाते जाते वो जमाइयां ले रहा था, तभी अचानक एक छोटा सा रैबिट सड़क के कूदकर बीचों बीच आ गया। घबरा कर ड्राइवर ने ट्रक तेजी से साइड में मोड़ लिया, लेकिन एक केमिकल का मेटल बैरल ट्रक से गिरकर लुढ़कता हुआ नीचे घाटी में जा पहुंचा। वो सीधे पास वाले रिजर्वायर में जा गिरा और अंदर भरी हुई जहरीली हरी चिपचिपी चीज पानी में फैल गई। उधर पास ही एक छोटे से घर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था, जोशुआ। वो एक अजीब सा फार्म चलाता था, एग्जॉटिक स्पाइडर्स का फार्म। एक दिन एक लोकल लड़का माइक उससे मिलने आया। जैसे ही वो अंदर गया उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। सारे स्पाइडर्स कुछ ज्यादा ही मोटे ताजा लग रहे थे। असल में जोशुआ कई दिनों से आसपास वाली जगह से बहुत सारे क्रिकेट्स पकड़ रहा था और उन्हें अपने स्पाइडर्स को हाई प्रोटीन दावत की तरह खिला रहा था। नतीजा ये हुआ कि उसके स्पाइडर्स और भी भूखे और बेहद बड़े हो गए थे। माइक बड़े ध्यान से कैबिनेट में रखे जंपिंग स्पाइडर्स को देख रहा था, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि ग्लास का टैंक पहले से ही टूटा हुआ था। जोशुआ की सबसे कीमती चीज एक बहुत बड़ा टेरांचुला जो उस क्रैक से बाहर निकल चुका था। जोशुआ उसे घर घुमाते घुमाते अपनी स्पाइडर ज्ञान की बातें बताने लगा, जैसे कि ये और वीवर स्पाइडर्स इनके मेल फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं और ये बीटल्स तक पकड़ कर लाते हैं। कभी कभी कोई माउस तक गिफ्ट की तरह लपेट कर लाते हैं, पर फीमेल्स का साइज मेल से 3 गुना बड़ा होता है। जब ये अपना शिकार पकड़ लेती हैं तो सीधा जहर इंजेक्ट कर देती हैं, जिससे अंदर की सारी चीजें सूप जैसी बन जाती हैं और फिर शिकार जब जिंदा ही होता है वो धीरे धीरे उसे चूस कर खाली कर देती है। थोड़ी देर बाद माइक घर जाने लगता है। जोशुआ ने उसे बाहर तक छोड़ा और वापस अपने स्पाइडर्स को संभालने लग गया, लेकिन जैसे ही माइक गया वही भागा हुआ टेरांचुला चालाकी से जोशुआ की पीठ पर चढ़ गया और झट से उसकी गर्दन पर काट लिया। जहर चढ़ते ही जोशुआ पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। वो गुस्से और दर्द में सारे कांच के केजेस तोड़ बैठा और देखते ही देखते सैकड़ों स्पाइडर्स बाहर निकलकर चारों तरफ फैल गए, जैसे किसी ने पूरे टाउन पर 8 टांगों वाले डरावने जानवरों की सेना छोड़ दी। एक हफ्ते बाद टाउन स्वागत कर रहा था अपने पुराने हीरो क्रिस मैकॉर्मैक का। वो लोकल माइन ओनर का बेटा था। उसके डैड की मौत 10 साल पहले हुई थी और तब से वो माइन छोड़ दी गई थी। क्रिस वापस आया था ताकि वो माइन का मसला सुलझा सके। वो अपनी आंट ग्लैडिस के पास ठहरा हुआ था। उधर माइक की मॉम शेरिफ समैंथा पार्कर पेट्रोल पर निकली हुई थी। उसकी नजर रिवर बैंक के पास एक अजीब से केमिकल बैरल पर पड़ी। पास जाकर देखा तो अंदर बचा हुआ केमिकल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रहा था। उसका डेप्यूटी पीट भी वहां आ गया, मगर पीट दिमाग से थोड़ा स्लो था। गंदे फटे हुए रबर ग्लव्स पहनकर उसने बैरल पोंछा और फिर उसी हाथ से अपना गंजा सा रगड़ दिया। उसने खुद को केमिकल वाला फ्री स्काल्प ट्रीटमेंट दे दिया। वापस स्टेशन जाते हुए समैंथा ने कुछ बाइकर्स को रोका, फाइन भी काटा और थोड़ी ग्लास भी लगा दी। उन्हीं में से एक लड़की उसकी रेबेलियस बेटी एशली का बॉयफ्रेंड ब्रेट ये सब देखकर भड़क गया। उसने धमकी वाले टोन में कहा कि वो अपने स्टेप डैड जो मेयर हैं उनसे कंप्लेन करेगा। रात को माइक को जोशुआ की याद आई। उसने उसे कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसे क्या पता था कि जोशुआ और उसका पूरा स्पाइडर फार्म जालों में लिपटा पड़ा है। उधर मेयर वेड एक टाउन हॉल मीटिंग कर रहा था। बड़े ही मीठे चेहरे के साथ वो लोगों को समझा रहा था कि वो अपनी जमीनें एक बाहर की कंपनी को बेचते हैं। वो कह रहा था कि इससे टाउन की इकोनॉमी एकदम झट से सुधर जाएगी, पर टाउन के लोग अच्छे से जानते थे कि वो किस तरह का आदमी है। सबको शक था कि वो चालाक ओल्ड फॉक्स इस बार भी कोई नया स्कैम करने वाला है। किसी ने ये भी बात उठाई कि असली मसला तो उनके घरों के नीचे वाली माइंस है। लोगों को याद था कि क्रिस के डैड ने मरने से पहले दावा किया था कि उन्हें नीचे सोने की एक रिच वेन मिली है। तभी रूम में हलचल के बीच क्रिस दरवाजे से अंदर आया। उसने साफ कर दिया कि वो माइन बेचने वाला नहीं है, बात खत्म। ये सुनकर वेड का गुस्सा फट गया। वो बकवास करने लगा, यहाँ तक कि उसने क्रिस के दिवंगत बाप तक के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल डाली। क्रिस ने एक सेकंड नहीं लगाया, सीधा एक मुक्का मारा और मेयर को जमीन पर चित कर दिया। शेरिफ समैंथा ने तुरंत ऑफिशियल बनते हुए क्रिस को हथकड़ी लगा दी। वो बोली कि वो उसे स्टेशन ले जा रही है, लेकिन जैसे ही दोनों कार में बैठे समैंथा ने कफ्स खोल दी और उसे जाने दिया। वहाँ एशली खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी मॉम को क्रिस के पीछे देखते हुए पकड़ लिया था। उस रात डेप्यूटी पीट अपने घर पर हैंडीमैन वाला काम कर रहा था। उसका कैट अचानक कोने में कुछ हरकत देखता। कैट ने देखा कि एक स्पाइडर भागता हुआ दीवार में बने एक छेद के अंदर चला गया। पीट और उसकी पत्नी ने कैट को ट्रीट्स देकर बाहर बुलाने की कोशिश की, तभी दीवार के अंदर से बहुत जोर जोर की लड़ाई जैसी आवाजें आने लगी और फिर एकदम खामोशी। अब कोई म्याऊ नहीं, बस डरावनी चुप्पी। अगले दिन आंट ग्लैडिस ने क्रिस पर पूरा जोर लगाया कि वो जाकर समैंथा को डेट के लिए पूछे। मैडम का सीधा मैसेज था कि शेरिफ सिंगल है, तुम सिंगल हो, अब बहाने बंद करो और आगे बढ़ो। उधर
जब डेप्यूटी पीट रोते हुए फोन पर समंथा को कॉल करता है, वो कहता है कि किसी ने उसकी कैट को खा लिया है, ऊपर से उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई है। समंथा खुद काम के तनाव और अपनी शरारती बेटी से परेशान थी। आखिरकार उसने एशली को टेजर देकर कह दिया कि अपने बचाव के लिए रख। इसी बीच क्रिस भी हिम्मत जुटा चुका था। जंगली फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता लेकर वो शेरिफ के दरवाजे पर पहुंच गया, उसे डेट पर ले जाने के लिए पूछने के लिए। दूसरी तरफ छोटा माइक अकेला हिम्मत करके जोशुआ के फार्म की तरफ निकल पड़ा। वो गेट धकेल कर अंदर गया और मोटी मोटी स्पाइडर वेब्स को रास्ते से हटाते चला गया। प्रूफ के लिए उसने अपना रिकॉर्डिंग वाला डिवाइस निकाला। घर के अंदर जोशुआ कहीं नहीं मिला, बस एक कोने में उसकी खाली पड़ी शूज की जोड़ी थी। जमीन जॉइंट फुटप्रिंट्स और जालों से भरी हुई थी। सारे निशान सीधे माइन की तरफ जा रहे थे। माइक ने अपनी लाइट ऑन की और माइन के अंदर घुस गया। वो कुछ ही दूर गया कि उसने पास ही कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी जान सूख गई। सामने ही एक भयानक विशालकाय स्पाइडर बैठा था। उधर क्रिस भी अपने पिता का माइनिंग बिजनेस संभालने का फैसला कर चुका था। माइन का निरीक्षण करते हुए उसने वर्कर्स को चेतावनी दी कि मीथेन लेवल बहुत हाई है, इसलिए एक्स्ट्रा सावधानी बरतें। टाउन वापस लौटते हुए क्रिस की माइक से मुलाकात हो गई, जो डर के मारे माइन से भागकर बाहर आ रहा था। क्रिस ने उसे गाड़ी में बैठाया। माइक ने गर्व से वो चीज दिखाई जो उसने काट कर ट्रॉफी की तरह रख ली थी, एक बहुत बड़ी स्पाइडर की टांग। उसने घबरा कर बताया कि भागे हुए स्पाइडर्स ने माइन में डेरा डाल लिया है और अब मॉन्स्टर बन चुके हैं। क्रिस को लगा बच्चा घोस्ट स्टोरी सुना रहा है। वो हंस पड़ा और बोला, ये क्या किसी बड़े कैक्टस का टुकड़ा नहीं है? उधर माइन में वर्कर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। अचानक पानी देने वाला होज एकदम सूख गया। एक वर्कर झुक कर देखने लगा। उसने सोचा कि अंदर कुछ फंसा है, तो सक्शन से साफ करने के लिए उसने पाइप मुंह में लगा दी, पर पानी की जगह उसके मुंह में दर्जनों बेबी स्पाइडर्स घुस गए। इससे पहले कि वो चीख पाता, उसी छेद से बड़े बड़े स्पाइडर्स का झुंड बाहर निकला जो उस पर टूट पड़े। टाउन में वापस माइक ने अपनी मॉम को सच सच बता दिया। उसने कहा कि माइन में जायंट स्पाइडर्स भरे हैं, लेकिन समंथा को लगा कि उसका बेटा शायद हॉरर मूवी ज्यादा देखकर कहानी और हकीकत को मिला रहा है। इसी बीच ब्रेट ने अपने स्टेप डैड मेयर वेट को फोन पर कुछ बातें करते हुए सुन लिया। उनकी बातचीत सुनकर साफ लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। असल में वेट चुप चुप के प्लान बना रहा था कि अबैंडन पड़े माइंस को वो टॉक्सिक वेस्ट डंप बना देगा, जहां केमिकल कचरा छुपा कर रखा जाएगा। मेयर की एक ऑस्ट्रिच फार्म भी थी। उसी दिन उसके ऑस्ट्रिचेस अचानक पागलों की तरह भागने लगे, चीखने लगे। वेट शॉटगन लेकर देखने निकला कि क्या हो रहा है। जैसे ही वो पास पहुंचा, जमीन पर बस 2 ऑस्ट्रिच की टांगे पड़ी, बाकी का पूरा शरीर गायब। थोड़ी दूरी पर कई ऑस्ट्रिचेस चीखती हुई भाग रही थी, क्योंकि जमीन फटती जा रही थी और विशाल का स्पाइडर्स नीचे से निकलकर उन्हें खींचकर वापस मिट्टी के अंदर ले जा रहे। अगली सुबह टाउन का रेडियो होस्ट, जो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट भी है, एक्साइटमेंट में चिल्ला रहा था, दोस्तों आज सुबह 4 पेट्स गायब हो चुके हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि ये एलियंस फिर से बट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। उधर एशली अभी भी ब्रेट और उसकी बाइकर गैंग के साथ घूम रही थी। ब्रेट की छेड़छाड़ से तंग आकर एशली ने हाथ उठाया, टेजर निकाला और सीधा ब्रेट की जांघों के बीच दे मारा। ब्रेट दर्द से कार से लुढ़क गया। दर्द इतना था कि वहीं सड़क पर उसके पैंट भी गिली कर। एशली ने तंग आकर फैसला किया कि बहुत हो गया और वो अकेले ही चल दी। तभी दूर वाली पहाड़ी पर कुछ विशाल काय स्पाइडर्स दिखे, जो कार जितने बड़े थे। ब्रेट जान बचाने के लिए घिसटता हुआ अपनी बाइक तक पहुंचा। उसने बाइक स्टार्ट की और भागने की कोशिश की, लेकिन ये जंपिंग स्पाइडर्स बेहद तेज थे। वो पलक झपकते ही उसके दोस्तों तक पहुंच गए। राइडर्स चीख भी नहीं पाए और स्पाइडर्स ने एक एक करके सबको खत्म कर दिया। आखिर में सिर्फ ब्रेट बचा और वो जान बचाकर भाग रहा था। एक स्पाइडर ने उस पर छलांग लगाई, पर ब्रेट ने डर के मारे उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। लेकिन राहत ज्यादा देर की नहीं थी। ये पूरा झुंड अचानक मुड़ा और उनकी नजर गई एक चलते हुए ऑयल टैंकर पर। सारे स्पाइडर्स एक साथ उस पर टूट पड़े, जैसे कोई रसोई में रखे खाने पर कॉकरोचेस कूद पड़ते हैं। उन्होंने टैंकर को पलट दिया, जो सीधा बिजली के खंबे से जा टकराया। तेज धमाके के साथ टैंकर फट गया। आग आसमान तक उठ गई। कई स्पाइडर्स भी धमाके में उड़े, लेकिन इसकी कीमत टाउन को चुकानी पड़ी। पूरा फोन नेटवर्क जलकर खत्म हो गया। अब टाउन का कोई भी व्यक्ति बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं कर सकता था। ब्रेट नजदीक ही कहीं छिपा बैठा था। उसे लगा वो बच गया है, लेकिन जब उसने देखा तो उसे पता लगा कि जंपिंग स्पाइडर सारे मरे नहीं थे। मिट्टी और कालिक से लथपथ ब्रेट को मजबूरन जान बचाने के लिए माइंस में छिपना पड़ा। अब अगली शिकार बनी आंट ग्लैडिस की छोटी डॉग। उसे बेसमेंट से अजीब आवाजें सुनाई दी। वो नीचे उतरकर देखती है तो फर्श में एक बेहद बड़ा गड्ढा बना हुआ था, जो सीधा गहराई तक जा रहा था। जैसे ही वो पास गई, एक झुंड भूखे ऑब्जर्वर्स गड्ढे के अंदर से उसकी तरफ बढ़े। इसी बीच क्रिस ठीक समय पर वहां पहुंचा। वो ग्लैडिस के पीछे पीछे बेसमेंट में उतरा, लेकिन उसे सिर्फ गड्ढे के पास पड़ी एक और विशालकाय स्पाइडर की टांग मिली। तब जाकर क्रिस को एहसास हुआ, माइक झूठ नहीं बोल रहा था। यहाँ सच में मॉन्स्टर्स हैं। क्रिस बिना एक सेकंड गवाए माइक को ढूंढने पहुंचा। उसने स्पाइडर की वो टांग टेबल पर पटकी। माइक ने एक नजर में पहचान लिया, ये उसी जायंट 8 टांगों वाले फ्रीक की टांग थी जिसे उसने माइंस में देखा था। माइक ने तुरंत समझ लिया कि इतनी बड़ी टांग टूटकर गिर सकती है तो असली स्पाइडर कितना विशाल होगा। उसके हिसाब से आंट ग्लैडिस शायद अभी भी जिंदा हो। मेल स्पाइडर्स आमतौर पर अपने शिकार को रोमांटिक गिफ्ट की तरह लपेटते हैं और फिर उसे जायंट फीमेल को डिनर के लिए पेश करते हैं। उधर एशली
अपने कमरे में उदास बैठी थी। तभी खिड़की के बाहर एक विशाल शैडो गुजरी। एक बड़ा सा ऑब व्यूअर चुपचाप कमरे में घुस आया। अगले ही पल वो एशली पर टूट पड़ा। उसने एशली को काटा और उसे जिंदा इंसानी कुकून की तरह लपेटने लगा। एशली चीखते चीखते बदहवास हो गई। आवाज सुनकर क्रिस कमरे की तरफ दौड़ा। उसने लकड़ी की स्टूल उठाई और स्पाइडर पर दे मारी, पर वो जानवर बहुत ताकतवर था। उसने पलटकर क्रिस को कोने में उछाल दिया। ऐसा लग रहा था कि क्रिस भी मिनटों में जाल में लिपटने वाला है। लेकिन ठीक उसी समय उसकी मॉम शेरिफ समांथा दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। उसने शॉटगन उठाई और सीधे निशाना लेकर फायर कर दिया। वो 8 टांगों वाला डेथ जोरदार धमाके के साथ उड़ गया। फिलहाल कमरा फिर से सुरक्षित था। समांथा को समझ आ गया था कि ये बहुत बड़ा संकट है। उसने तुरंत डेप्यूटी पीट को कॉल किया। उसे बोला कि जो भी हथियार मिले सब उठाकर अभी के अभी यहाँ पहुंचो। पीट ने इस बार बिल्कुल खिलवाड़ नहीं किया। उसने पूरा सामान लोड किया और गाड़ी लेकर निकल पड़ा। उधर माइंस में छिपा बैठा ब्रेड घूमते घूमते सीधा जायंट फीमेल स्पाइडर के ठिकाने तक जा पहुंचा। उसने अपनी आंखों से देखा वो विशाल ऑब व्यूअर कैसे माइनस को एक एक करके चूस रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई स्ट्रॉ से बबा पर्ल्स खींच ले। इधर माइन के बाहर कुछ और स्पाइडर सीधा शहर की बार्बर शॉप तक घुस आए। अंदर घुसते ही उन्होंने एक बूढ़े आदमी को इंसानी बुरीटो की तरह लपेटा और छत से टांग दिया। हाईवे पर पीट की कार के पीछे पूरी जंपिंग स्पाइडर्स की फौज लगी हुई थी। कई तो कार के बम्पर से लटक गए जैसे कोई चमकीली कार का शोपीस हो। तभी माइक ने एक ऐसी बात कही जिसने सबसे ज्यादा सबको डरा दिया। उसने बताया कि जोशुआ के पास करीब 100 या शायद 200 तक स्पाइडर्स थे और ये सब रात में शिकार करने वाले थे। इसका मतलब जैसे ही सूरज डूबेगा पूरा टाउन इनके लिए खुला बुफे बन जाएगा। लोगों को तुरंत इवैक्यूएट करना जरूरी था। सबसे तेज तरीका था रेडियो स्टेशन से ऐलान करना। ये टीम रेडियो होस्ट हरलैंड की टूटा फूटा ट्रेलर की तरफ तेजी से भागी। जंपिंग स्पाइडर्स पीट का पीछा करते करते सीधा शेरिफ के दरवाजे तक आ गए थे। एक तो स्क्वाड कार के छत पर ही बैठ गया, लेकिन टाइम रहते उसे देख लिया गया और एक गोली में उसका सिर उड़ा दिया गया। सब लोग कार से कूदे और तेजी से रेडियो ट्रेलर की तरफ बढ़ गए। हरलैंड की स्टूडियो में घुसते ही समांता ने बिना समय गवाए सारी सच्चाई बता दी। उसे ये फर्क नहीं पड़ता था कि लोग मानेंगे या नहीं। उसने रेडियो पर पूरी गंभीरता से कहा, टाउन पर जायंट स्पाइडर हमला कर रहे हैं, सभी लोग तुरंत मॉल की तरफ निकल जाएं। हायरनी ये थी हरलैंड जो हर वक्त एलियंस और एक्सपेरिमेंट्स की बकवास करता था, उसे जायंट स्पाइडर्स की बात ही सबसे बेकार मजाक लगा। लेकिन इससे पहले कि उसकी हंसी बंद होती, एक विशाल टारंटुला पहले ही ट्रेलर की ऊपर चढ़ चुका था। वो ट्रेलर को ऐसे फाड़ रहा था जैसे ठंडी ड्रिंक का कैन खोल रहा हो। माइक ने घबराकर रेडियो से अपनी मॉम को चेतावनी दी। समांथा ने तुरंत ऐलान बदल दिया, सुन लो, सब लोग भागकर मॉल पहुंच जाओ अभी। बाहर की गोलियां टारंटुला के लिए पटाखों जैसी थी, कोई असर नहीं। उसने पूरे ट्रेलर को पलट दिया। ट्रेलर लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। अंदर वाले आखिरी सेकंड में किसी तरह रेंग कर बाहर निकले। शहर वाले ये पूरा हादसा रेडियो पर लाइव सुन रहे थे। तभी सबको समझ आया कि ये कोई मजाक नहीं, ये सच है। थोड़ी देर बाद लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया वो दैत्याकार स्पाइडर्स दीवारों पर, कारों की छतों पर, हर जगह। कुछ लोगों को सीधा जमीन में बने गड्ढों में खींच लिए गए और उन्हें चीखने का वक्त भी नहीं मिला। सड़कें ऐसे भरी पड़ी थीं जैसे स्पाइडर्स की संख्या अब इंसानों से ज्यादा हो चुकी हो। गाड़ी में छुपना भी बेकार, स्पाइडर्स कार के दरवाजे ही उखाड़ लेते। किसी तरह पहला झुंड मॉल के गेट तक पहुंच पाया। मेयर वेड वहीं खड़ा सब समझने की कोशिश कर रहा था कि सब इतने डरे क्यों हैं। तभी उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, दर्जनों 8 टांगों वाले जानवर उसके वोटर्स का शिकार कर रहे थे। समांथा, क्रिस और बाकी लोगों ने गोलीबारी करके भीड़ को अंदर पहुंचने का मौका दिया। सब आखिरी सेकंड में मॉल के अंदर कूदे और धड़ाम की आवाज के साथ सिक्योरिटी गेट बंद हुआ। वो गेट ही स्पाइडर्स की पूरी फौज को बाहर रोक पा रहा था। अंदर पहुंचकर भीड़ टूटने को तैयार थी। हर कोई चीख रहा था कि ये हो क्या रहा है। माइक आगे आया और बोला, ये स्पाइडर्स आवाज और वाइब्रेशन से शिकार करते हैं, तो जितनी जोर से लोग चिल्ला रहे थे उतने ही ज्यादा स्पाइडर्स उनकी तरफ खींचे चले आ रहे थे। तो अगर सबको जिंदा रहना था तो चुपचाप रहना पड़ेगा और चलना बिल्कुल हल्के कदमों से। फर्श पर जोर से पैर पटाखने की गलती बिल्कुल नहीं करनी थी। अब अगला बड़ा काम ये था कि फौज को कैसे बुलाया जाए। मेयर वेड के पास एक फोन था, लेकिन मॉल के अंदर नेटवर्क पूरा कचरा था। कॉल लगाने के लिए छत पर ही जाना पड़ेगा। बचे खुचे लोग मॉल की दुकानों में घुसकर जो भी चीज हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकती है सब उठाकर ले आए। हरलैंड और क्रिस को रूफ पर चढ़ने का काम मिला। निकलने से पहले माइक ने एक बड़ा काम की टिप दी। उसने कहा कि अपने ऊपर कोई भी तेज बदबू वाली चीज डाल लो ताकि स्पाइडर्स का सेंसर कंफ्यूज हो जाए, कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही। रूफ पर उस टाइम कोई स्पाइडर नहीं था, लेकिन नीचे पार्किंग में वो विशाल टारंटुला ऐसे घूम रहा था जैसे कोई टैंक। चलते चलते छोटे छोटे स्पाइडर्स को छिपकली की तरह कूच डालता। क्रिस रेडियो टावर पर चढ़ने लगा ताकि हेल्प बुला सके। उसी बीच मेयर वेड का कोई इरादा नहीं था कि वो बाकी लोगों के साथ रहे। मौका देखते ही वो मॉल के पीछे वाले दरवाजे से चुपके से भाग गया और जाते जाते दरवाजा भी बंद कर गया। प्रॉपर मैं निकल रहा हूँ, तुम देख लो वाला पॉलिटिशियन। रूफ पर हरलैंड ने हवा में गोलियां चलाकर क्रिस के लिए थोड़ा टाइम खरीदा, लेकिन जब क्रिस टावर की चोटी पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसे मिलिट्री का डायरेक्ट नंबर ही नहीं आता है। बेबस होकर उसने 911 मिला दिया। जैसे ही उसने कहा हम जायंट म्यूटेंट स्पाइडर्स से घिर गए हैं, ऑपरेटर ने उसे मजाक समझकर कॉल काट दी। नीचे वो म्यूटेंट स्पाइडर्स मॉल के गेट तक पहुंच चुके थे। सिक्योरिटी गार्ड को फिर ध्यान आया कि मेयर तो गायब है। उसे अंदाजा हो गया कि वो
शायद माइंस भाग चुका होगा और गार्ड ने आम लोगों को स्पाइडर्स के खिलाफ अकेला छोड़ दिया। वो विशाल टैरेंटुला मेटल सिक्योरिटी गेट को मक्खन की तरह फाड़ता हुआ अंदर घुस आया। छोटे छोटे स्पाइडर्स तो जैसे काली बाढ़ बनकर अंदर भरने लगे। दीवारें, छत, रेलिंग, लिफ्ट, हर जगह रेंगती टांगे ही टांगे। बचे हुए लोगों की गिनती तेजी से गिर रही थी। पूरा मॉल अब स्पाइडर्स का खेल का मैदान बन चुका था। समांथा ने चीख कर सबको बेसमेंट की तरफ भागने को कहा। पीठ के पास लगभग सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। वो गालियां देता हुआ भाग ही रहा था कि एक स्पाइडर की लंबी टांग उसके पांव से लिपट गई। घबराकर उसने पास पड़ी चेनसा उठाई और व्रूम करके चला दी। उधर रूफ पर हरलैंड को ऊंचाई से भयंकर डर लगता था। उसे पता था कि सिग्नल के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा, पर उसके पैर इतने कांप रहे थे कि वो एक कदम नहीं बढ़ा पा रहा था। बैलेंस बिगड़ा और वो छत से नीचे गिर गया। किस्मत अच्छी थी, झाड़ियों में गिरा, जान बच गई। स्पाइडर्स टावर पर चढ़ते जा रहे थे तो क्रिस को मजबूरा ने केबल पकड़कर सीधा नीचे वेंटिलेशन शाफ्ट में फिसलना पड़ा। माइंस के अंदर ब्रेड को आखिरकार उसका स्टेप डैड मेयर वेड मिल ही गया। दोनों ने मुश्किल से 2 बातें ही की थी कि एक स्पाइडर अंधेरे से कूद कर आया और मेयर को गहरी सुरंगों में ले गया। डैड बोलने का टाइम भी नहीं मिला। समांथा ने क्रिस को वेंट से बाहर निकालने में मदद की, लेकिन कोने में छिपा एक स्पाइडर बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड पर टूट पड़ा। वो बच नहीं पाया। बेसमेंट में सबको लगा कि शायद अब वो सेफ है, लेकिन जल्दी ही बाहर से कोई बहुत भारी चीज दरवाजे पर टकराने लगी। सबकी सांसें रुक गईं। दरवाजा जब आखिरकार टूटा तो वो कोई स्पाइडर नहीं था, ब्रेड था। फोर्कलिफ्ट चलाते हुए उसने पूरा दरवाजा ही उखाड़ दिया और अंदर घुस आया और सबकी जान ही निकल गई उसे देखकर। क्रिस को माइंस का नक्शा पता था तो उसने सबको अंडरग्राउंड टनल्स के रास्ते बाहर निकालने का फैसला किया। कुछ ही देर में सबको हवा में एक जानी पहचानी बदबू महसूस हुई, मीथेन। इसका मतलब था कि बस एक चिंगारी पड़ी और पूरी खान किसी पटाखे की फैक्ट्री की तरह उड़ जाएगी। आगे चल रहा सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले फंस गया। एक स्पाइडर ने उसे अंधेरे में खींच लिया, लेकिन कोई भी गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक भी गोली यानी सबका एक साथ हवा में उड़ जाएगा। सौभाग्य से उस वर्कर के पास अब भी उसका क्रॉसबो पड़ा था। आखिरकार उनके पास एक ऐसा हथियार था जिसे दूर से चलाया जा सकता था। बाहर निकलने का रास्ता ठीक जायंट फीमेल और वीवर के बिल के बीच से जाता था। चारों तरफ की दीवारों पर सफेद कोकून लटके थे। कुछ में सिर्फ सूखे हुए जिस्म थे, लेकिन कुछ के अंदर से अब भी तड़पने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेयर वेड उल्टा लटका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कच्चा बेकन हवा में टंगा हो, बस पकाए जाने का इंतजार कर रहा हो। उधर मॉल की तरफ टैरेंटुलाज ने पूरा बचाव तोड़ डाला। और भी स्पाइडर्स खान की तरफ घुसे और बचने वालों के पीछे सुरंगों में दौड़ पड़े। बाहर निकलने का रास्ता सामने ही था। क्रिस ने सबको कहा कि भागो, लेकिन खुद वापस मुड़ गया। उसे अपनी आंट ग्लैटिस को ढूंढना ही था। प्लान सीधा था। जैसे ही बाकी लोग खान से बाहर निकले, समांथा को बाहर वाला जनरेटर चालू करना था। क्रिस के दिमाग में पहले से एक पागलपन भरा प्लान तैयार था। जुदा होने से पहले समांथा ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा कि उसे पहले से पता था कि क्रिस को उस पर क्रश है, और अगर क्रिस ने सालों पहले एक कदम बढ़ाया होता, शायद उनकी जिंदगी आज कुछ और ही होती। इतना कहकर वो एग्जिट की तरफ भाग गई। क्रिस खान के अंदर गहराई तक गया। उसने एक एक कर कोकून चेक किए। किस्मत अच्छी थी, आखिरकार उसे ग्लैटिस मिल गई। वो भी पूरी तरह सूखी नहीं थी, बस आधी मैरिनेटेड थी, कहें तो स्टार्टर टाइप में। पीछे वाली चट्टान पर कुछ चमक रहा था। क्रिस ने देखा, वो सचमुच एक भारी गोल्ड की वेन थी। असली सोना वहीं छुपा हुआ था। बाहर बाकी लोग खान से निकल गए थे, लेकिन जैसे ही ग्लैटिस बाहर आई, उसकी पुरानी आदत ने लगभग उसकी जान ले ली। वो पीछे मुड़कर किसी बात पर भुनभुनाने लगी। तभी जायंट फीमेल स्पाइडर अब चुपचाप क्रिस और ग्लैटिस के बिल्कुल पीछे आ गई थी। गोली चलाना अब भी नामुमकिन था, क्योंकि मीथेन हर जगह भरा पड़ा था। क्रिस ने तुरंत दिमाग लगाया। ग्लैटिस के बैग से परफ्यूम की बोतल उठाई और पूरा परफ्यूम सीधे उस मकड़ी के मुंह पर छिड़क दिया। तेज स्मेल ने जायंट फीमेल को पूरी तरह हक्का बक्का कर दिया। जब वो लड़खड़ाती घूम रही थी, क्रिस ने फटाफट अपनी आंट को मोटरसाइकिल पर बैठाया और फुल स्पीड में निकल पड़ा। पीछे से डिजी स्पाइडर और उसके पूरे मिनियंस का झुंड उनका पीछा करता हुआ आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ समांथा जनरेटर तक पहुंच गई थी। उसे अपनी बेटी का टेजर याद आया। उसने देर नहीं लगाई, सीधा टेजर जनरेटर के स्विच में ठोक दिया। बिजली चटाक से टूटे हुए बल्ब तक पहुंची और बस एक स्पार्क निकला। पूरी खान मीथेन से भरी थी। अगले ही पल एक भयानक धमाके के साथ पूरी माइन आसमान में उड़ गई। सारे स्पाइडर्स जायंट फीमेल समेत आग के सागर में समा गए। क्रिस और ग्लैटिस मोटरसाइकिल पर थे। जैसे ही आग पीछे से लपकी, वो सुरंग के मुंह से बाहर फट पड़े। खान उड़ चुकी थी और बोनस में मेयर का शॉपिंग मॉल भी साथ में उड़ा दिया। कुछ देर बाद धूल बैठी तो अगले शहर की पुलिस और फायर ट्रक सायरन बजाते पहुंच गए। पता चला ये सब लोग हार्लैंड के शो के फैन थे। जब उन्हें रेडियो पर हार्लैंड की असल में घबराई हुई आवाज सुनाई दी तो उनका पहला रिएक्शन था, ओह बाप रे, इस बार तो सच में गड़बड़ है। तो सारे के सारे फटाफट दौड़ पड़े मदद करने। अंत में डेप्टी पीट को एक अजीब सी बात पता चली। जिस दिन वो केमिकल वाले बैरल में लथपथ हुआ था, उसके चमकते गंजे सिर पर सचमुच नए बाल उगने लगे थे। वो लिटरल हेयर ग्रोथ पोस्टर बॉय बन चुका था।